हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज देखते हैं। आज 26 अगस्त है, तो 26 अगस्त मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर रोज पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो और मैप के साथ पढ़ाता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है उसको मैं मैप के साथ यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, इसका आंसर आप लोग प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। ब्रिक्स संगठन में आमंत्रित किए गए नए देशों को ऑफिशियल तौर पर कब शामिल कर लिया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कब तक ऑफिशियल तौर पे उनको अब शामिल कर लिया जाएगा। अभी यानी कि ब्रिक्स का जो दायरा है ना, वो बड़ा होने वाला है। तो उसमें जो नए देशों को आमंत्रित किया गया है कि भाइयों आपको भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो कब तक शामिल किया जाएगा आपको ये बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए तो देखते हैं आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपको सीएस के सीएम क्लास में। और देर न करते हुए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो पढ़ाता हूँ, वो भी शॉर्ट टाइम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी कम समय में आपको। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है ये आपके सामने। हाल ही में ब्रिक्स ने किन देशों को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? आपको पता है कि ब्रिक्स ने, ठीक है, सॉरी, ब्रिक्स ब्रिक्स एक संगठन है, आपको पता है ये है ब्रिक्स संगठन। ओके, ये इकोनॉमी जो आप देख रहे हैं ना इनकी, यही ये इसी तरह ब्रिक्स लिखा जाता है। और ये एक संगठन है, और इसमें अभी फिलहाल 5 देश हैं। अभी 5 देश हैं, लेकिन अभी 6 देशों को और इनवाइट किया गया है। साउथ अफ्रीका में मीटिंग हो रही है इसकी, 6 देशों को और इनवाइट किया गया है। आइए भाई, कह ब्रिक्स के लोग कहें कि आइए भाइयों आपका स्वागत है, हम एक संगठन है, तो संगठन में लोगों के साथ सहयोग करके ही इसका विकास किया जा सकता है, लोगों का भला किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है उस 6 देशों में से क्या ये देश शामिल है क्या उसमें? तो यहाँ पे देखिए जिसको आमंत्रित किया गया, क्या ये देश है क्या उसमें, तो आपको बताना है। तो क्या अर्जेंटीना है? हाँ है। क्या मिस्र है? हाँ है। क्या सऊदी अरेबिया है? हाँ है। क्या पाकिस्तान है? नहीं। इस पाकिस्तान को क्या है भैया, अभी तुम दूर रहो, कुछ समय बाद हो सकता है 2030-35 तक हमारा मूड बने तो हम हो सकता है तुमको शामिल कर लेंगे ब्रिक्स में, ठीक है, लेकिन अभी तुम दूर रहो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 इसमें सही है। हाल ही में ब्रिक्स ने किन देशों को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो उसमें से अर्जेंटीना भी है, मिस्र भी है, और सऊदी अरेबिया भी है, ठीक है। तो टोटल 6 कंट्री को ब्रिक्स ने आमंत्रित किया था। तो मैं 6 कंट्री का नाम यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, एक तो अर्जेंटीना मैंने बता दिया आपको, ओके। यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी बता दिया, और मिस्र भी यानी कि इजिप्ट भी बता दिया। बाकी 3 कंट्री, एक इथोपिया है, और एक है ईरान, और एक है यूनाइटेड अरब अमीरात। यानी कि कुल अभी मान लो प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स में 5 देश हैं, और ये इसमें अगर ये 6 देश और जुड़ गए ना, तो टोटल हो जाएंगे 11 देश, ठीक है। और ये 6 देश ऑफिशियल तौर पे कब तक जुड़ेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। और मैं शुरू में ये प्रश्न पूछ चुका हूँ आपसे, ठीक है। अगर ब्रिक्स की बात करें ना, तो ब्रिक्स शब्द की उत्पत्ति अगर कहें कि कौन अर्थशास्त्री थे जो ब्रिक्स शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात किए हैं, तो गोल्डमैन सैक्स करके एक संस्था है, ठीक है। सैक करके एक संस्था है जो प्रिडिक्शन जारी करती है, प्रिडिक्शन बताती है। तो उसी के एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था जिम ओनील, ठीक है। उन्होंने ब्रिक शब्द दिया है। पहले तो ये ब्रिक था, ये एस नहीं था, पहले ये BRIC था। लेकिन बाद में जब 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो ये ब्रिक से जाके ब्रिक्स बन गया, ठीक है। तब ये ब्रिक्स बन गया। और आपको पता है इसमें B से ब्राज़ील, R से रशिया, और I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका है। और इस बार साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग हो रही है। 2023 की जो मीटिंग हो रही है ना, 2023 का अध्यक्षता साउथ अफ्रीका कर रहा है। और यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे गए हुए हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी जो 6 कंट्री इसमें शामिल होने वाले हैं आने वाले समय में, तो उनकी लोकेशन में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक तो मान लीजिए ये है अर्जेंटीना, ठीक है। ये एक अर्जेंटीना इसमें शामिल होगा, एक इथोपिया शामिल होगा, एक इजिप्ट मिस्र शामिल होगा, और यहाँ पे देखेंगे ईरान है, और ये सऊदी अरेबिया है, और ये है UAE, ठीक है। तो ये टोटल जो 6 कंट्री हैं ये इसमें शामिल होने वाले हैं। अब कहेंगे सर जी ये तो सही से दिख नहीं रहा है, तो ठीक है मैं सही से दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा तो सही से और दिखाऊंगा ही ठीक है। तो चलिए आइए, तो देखिए यहाँ पे इजिप्ट, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, ये लाल सागर से इसकी बाउंड्री लग रही है, और इधर से भूमध्य सागर से लग रही है। और ये इथोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ध्यान दीजिएगा, इथोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री है, ओके। अब बाकी बात करें
तो यहाँ पे ईरान दिखेगा आपको जो पर्शियन गल्फ से सीमा लगा रहा है, और यहाँ पे यूएई दिखेगा, ये भी पर्शियन गल्फ से सीमा लग रही है, और ये सऊदी अरेबिया जिसकी सीमा पर्शियन गल्फ से भी लगती है और लाल सागर से भी लगती है, दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये 6 देश इसमें शामिल हो रहे हैं ब्रिक्स में। इस अगली बार शामिल होंगे, अब कब शामिल होंगे ये कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में, यहाँ पे अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। अभी अस्त्र मिसाइल चर्चा में था, ठीक है। तो क्या ये हवा से हवा में मार करने वाली दृश्य सीमा से परे मिसाइल है? तो सही है, इसका पहला कथन सही है। क्या ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की बात हो रही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से यानी घर पे यानी भारत में बनाई गई या विकसित की गई मिसाइल है? तो ये भी सही है, ठीक है। इसके दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सत्य है, 1 और 2 दोनों यहाँ कथन सत्य हैं। अस्त्र मिसाइल, अस्त्र क्या होता है? अस्त्र मतलब होता है कि जो फेंक कर चलाया जाए। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है अस्त्र, ठीक है, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। शस्त्र जो आप हाथ में रख के यानी कि अपने साथ रख के जो जिसको चलाते हैं उसे हम शस्त्र कहते हैं, और अस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है। तो ये अस्त्र मिसाइल है, तो इसका नाम ही अस्त्र है इसका मतलब ये नहीं, मतलब बता रहा हूँ कि ये संस्कृत वर्ड है अस्त्र, ठीक है, वहाँ से लिया गया है, ठीक है, इस शब्द को, लेकिन इस मिसाइल का नाम ही अस्त्र है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका ये दोनों कथन सत्य था। और आगे चलें, तो आगे इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लें। तो ये जो आपने पढ़ा ना, कहेंगे सर ये क्या क्या इसमें आप बता दिए कि ये दृश्य सीमा से परे, हाँ, कि दृश्य सीमा से परे इसका क्या मतलब हुआ? तो ठीक है, इसका मतलब भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ एक लाइन में। ओके, तो जो ये दृश्य सीमा से परे शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसको हम कह सकते हैं ना कि ये इतनी तेज होगी या इतनी दूरी तक ये हमला कर सकती है जो आप देख नहीं सकते। आपके दृश्य सीमा से यानी देखने की क्षमता से आगे तक ये क्या करेगी, हमला करेगी। इसलिए इसे हम दृश्य सीमा से परे यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, ठीक है। इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। और इसका जो मोटो है ना वह है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आयुष्मान भारत की माइक्रोसॉफ्ट परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? ये आपको बताना है। सॉरी, ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोसाइट से बोलने में थोड़ा गलती हुई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आयुष्मान भारत की माइक्रोसाइट्स परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका सही जवाब है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम इसका सही जवाब है। और ये अपना सुंदर भारत, और ये है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि टोटल 8 राज्य इसमें आते हैं। अगर 8 में से एक सिक्किम को निकाल दे तो ये जो बचेंगे वो 7 सिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। और मिजोरम की लोकेशन देखना है तो यहाँ पे दिखेगा आपको मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल, और इसकी बाउंड्री यहाँ पे म्यांमार से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो परियोजना है ना स्वास्थ्य से संबंधित, इसको पैन इंडिया यानी पूरे भारत में फैलाने के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ठीक है, जिसे हम एनएचए बोलते हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, वो चाहता है कि पूरे भारत के लोग इस योजना का लाभ उठा सकें, ठीक है। ये इस योजना को डिजिटल मंच के तौर पे इसको ला के डिजिटल मंच पे ला के लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसलिए साइट्स 100 माइक्रो साइट्स यानी कि छोटी छोटी जगह पे इसका प्रचार करने के लिए या फिर इसका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए साइट्स बनाई जा रही हैं। तो ये अभी ऐसी साइट्स का जो उद्घाटन है वो कह सकते हैं मिजोरम में किया गया है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतार लिया है, आपको पता ही है। ये बहुत ही खुशी की बात थी, मैं भी जानता हूँ। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और शेयर भी कर दीजिए जिससे कि चैनल ग्रो कर सके, और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतार दिया है। निम्नलिखित में से कौन से देश चंद्रमा की सतह पर अपने यान को चंद्रमा की सतह पे सफलतापूर्वक अपने यान को उतार चुके हैं? ये आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरह के प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, देखिए ये पूछ रहा है तो जापान इसमें नहीं है, शामिल है। इसका सही जवाब है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों ऑप्शन सी सही हो जाएगा? क्यों?
क्योंकि देखिए, अभी तक ये जो उपलब्धि थी ना, वो अमेरिका, रूस और चीन के पास थी कि ये लोग अपने यान को यानी स्पेसक्राफ्ट को क्या किए हैं, ठीक है, चंद्रमा पे सफलतापूर्वक यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। अब कहेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं सर जी? क्योंकि सफलतापूर्वक या सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से देश, लगभग 11 देश इस पे कोशिश किए हैं चंद्रमा पे अपने यान उतारने की, लेकिन वो विफल हो चुके हैं। यानी कि वो तो उतारे थे अपने यान, लेकिन वो क्रैश हो गया, सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हुआ, तो वो विफल हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं सफलतापूर्वक लैंडिंग की बात कर रहा हूँ, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करने वाले 4 देश हैं जो ऑप्शन में था। एक अमेरिका भी है, रूस भी है, ठीक है, और एक चीन भी है, और भारत चौथा देश बन चुका है चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। लेकिन अगर आपसे पूछे कि साउथ पोल पे पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो विश्व का पहला देश है साउथ पोल पे पहुंचने वाला अपना सुंदर भारत। अपना भारत है जो चंद्रयान 3 को अभी हाल ही में साउथ पोल पे उतारा है। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। और इसी साउथ पोल पे लूना, ठीक है, लूना जो 25 है ना, लूना 25 जो रसिया का है, उसने भी उतारने की कोशिश की कि ये चंद्रयान 3 से पहले उतर जाएगा। अगर ऐसा हो गया होता तो भारत से ये जो तमगा लगा है ना भारत के सर पे, ठीक है, ये भारत के सर पे जो तमगा लगा है, कहने का मतलब जो उपलब्धि हासिल किया भारत ने, वो छीन जाता इससे पहले अगर रसिया पहुंच गया होता तो। लेकिन रसिया का जो लूना 25 था वो क्रैश कर गया था किसी कारणवश। हालांकि इसका हमें ये नहीं, खुशी नहीं है कि उसका जो स्पेसक्राफ्ट था वो वहाँ पे जाके क्रैश हो गया, नहीं, इसकी खुशी नहीं मनाना है। लेकिन फिर भी अब वो नहीं उतर पाया तो उसके लिए दुख है हमें। लेकिन फिर भी अब भारत वहाँ पे उतर गया तो भारत विश्व में नंबर 1 हो गया है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे साउथ पोल पे जाने वाला, ठीक है। तो अगर हम चंद्रमा के बारे में कुछ और बात करें और खासकर साउथ पोल के चंद्रमा की बात करें, तो वहाँ पे जो चंद्रयान 3 गया है ना, उसमें प्रज्ञान नाम का रोवर है। और इस रोवर का काम ये होगा कि वहाँ के जो रासायनिक और खनिज संरचना है उसकी पहचान करेगा, ठीक है, उनका एनालिसिस करेगा। और चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव है यानी साउथ पोल है, वहाँ पे गड्ढे बहुत सारे हैं, बहुत सारे खाइयाँ हैं, तो वहाँ पे लैंडिंग कराना समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल काम था, ठीक है, बहुत ही जटिल काम था, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब चंद्रमा जो चंद्रयान 3 गया उस वहाँ पे जाके ये भी पता लगाएगा कि दक्षिणी ध्रुव ध्रुव में जो अस्थायी रूप से जो छाया वाला इलाका है, क्या वहाँ पे पानी की मात्रा है क्या, क्या वहाँ पे पहले पानी था क्या, ठीक है, क्या पानी का अंश अवेलेबल है क्या, ये सब वहाँ पे ये जाके पता लगाएगा चंद्रयान 3। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे थोड़ा सा सर चंद्रयान 1 के बारे में बता दीजिए कब गया था। तो चंद्रयान 1 है ना, वो 2008 में गया था, ठीक है, मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है आपसे। चंद्रयान 1 2008 में गया था। चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में गया था। और चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में 14 जुलाई 2023 को ये उड़ान भर चुका था। उसके बाद 23 अगस्त 2023 को ये, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड कर चुका था, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ से इतनी सारी जानकारी मिली आपको, आगे चलते हैं। यूएस एफडीए। अब एफडीए क्या है? यूएस मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एफडीए यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, कहने का मतलब जो वहाँ पे दवाइयों पे कंट्रोल करता है, ठीक है, फूड पे कंट्रोल करता है, उसे एफडीए बोलते हैं। एफडीए बोलते हैं अमेरिका में, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी एजेंसी है। ओके। तो यूएस एफडीए ने रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन रेस्ब्रिवो को किसके लिए मंजूरी दे दी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है शिशुओं के लिए, ठीक है। जो शिशु होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 0 से लेकर, मतलब जो पैदा हुए हैं 0 से लेकर 6 माह के अंदर जो बच्चे हैं, उन्हें हम शिशु कैटेगरी में यहाँ पे रख रहे हैं, उनके लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। और क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप देखे होंगे कि आपके घरों में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, पता चले उनके फेफड़े में पानी आ गया, ठीक है, बहुत खांसते हैं। तो इस तरह की जो बीमारी होती है ना, उससे बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के कारण ये बीमारी होती है। ओके। और अगर इसका सही से इलाज ना कराया जाए तो बच्चों को निमोनिया नामक बीमारी भी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, फेफड़े में पानी भर जाता है, इस तरह की बीमारी होती है बच्चों को, आप देखे होंगे। तो इस तरह की बीमारी से हर साल लाखों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए पहली वैक्सीन रेस्ब्रिवो करके, ठीक है, अभी उसको मंजूरी दे दिया है यूएस का एफडीए ने। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये शिशुओं के लिए, यानी कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ।
तो 69 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किस अभिनेता को नामित कर लिया गया था? तो इसका सही जवाब है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को नामित कर लिया गया और उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। और देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए, ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और कृति सेनन को भी साथ ही साथ दिया गया है और वो भी मिमी मूवी के लिए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बेस्ट फीचर फिल्म पूछे तो रॉकेटरी, और बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो निखिल महाजन, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म में RRR को इस बार शामिल किया गया है। ओके, RRR को, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो नई दिल्ली के लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये है नई दिल्ली के लोकेशन जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर NCR के लोकेशन पूछे तो उसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों के इलाके इसमें शामिल हो जाते हैं। आगे चलें। तो भारत किस देश के साथ मिलकर अगला चंद्र मिशन लुपेक्स करने वाला है? लुपेक्स, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत जापान के साथ मिलकर अगला चंद्रयान जो मिशन करेगा उसका नाम रहेगा लुपेक्स, ठीक है। यानी भारत का जो इसरो है और और जापान का जो जाक्सा है, दोनों ये स्पेस एजेंसी हैं, दोनों मिलके लुपेक्स अभियान चलाएंगे, ठीक है। और लुपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, एक मिनट। लुपेक्स का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि लूनार पोलर, ठीक है, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन। तो ये दोनों लोग क्या करेंगे फिर से, भारत का इसरो कहेगा भैया पहले आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं कह रहा हूँ पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और इसको शेयर और लाइक फलाना फलाना कर दीजिए। तो भारत का जो इसरो कहेगा भैया देखो हम ये जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा के साउथ पोल पे बहुत आसानी से पहुंच गए हैं। अब आप काम करो, ये जापान से कह रहा है इसरो, ठीक है, जापान के जाक्सा से कह रहा है कि एक काम करो तुम अपना रॉकेट दो, हम अपना सेटेलाइट की टेक्नोलॉजी देंगे, ठीक है, और हम लोग बहुत ही आसानी से इस चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे खोजबीन करेंगे, ठीक है। सहमत हो? तो जापान के जाक्सा कहता है कि हाँ भैया सहमत है। तो इसरो कहता है चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, लुपेक्स मिशन चलाते हैं, यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन चलाते हैं। तो जापान कहता है ठीक है चलो भैया हम चलाते हैं, दोनों लोग मिलके ये मिशन। तो ये मिशन ये दोनों मिल के चलाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आने वाले समय में आपको ये देखने को मिल सकता है, हो सकता है 2026 तक ये मिशन दोनों मिल के स्टार्ट भी करते हैं, ठीक है। तो अगर ये जापान की बात हो रही है तो ये पूरा विश्व है, ये अपना सुंदर भारत है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जापान की लोकेशन है, ठीक है। और जापान की लोकेशन में जूम करके यहाँ पे दिखाऊं तो इसके देखिए नॉर्थ में इसका होक्काइडो आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद बीच में होन्शु पड़ता है, उसके बाद पड़ता है शिकोकू, फिर पड़ता है क्यूशू। इस बात को ध्यान रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ इसके जो आइलैंड है उनकी लोकेशन यहाँ पे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो आगे चलें। जापान की राजधानी टोक्यो, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया ये आपको बताना, ठीक है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में, ठीक है। तो G20 की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है। SCO की भी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। तो G20 की अध्यक्षता भारत करता है, उसी के तहत बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। इस बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। भारत का पहला AI स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है केरल में। केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, केरल की राजधानी। और यहीं पे भारत का पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल चलाया जा रहा है, ठीक है, शुरू किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला करके शब्द है तो ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट AI स्कूल लॉन्च इन केरला विल ChatGPT फाइनली रिप्लेस ह्यूमन। क्या पूछ रहा है कि क्या ChatGPT या फिर जो AI है वो फाइनली जो ह्यूमन टीचर है उनको रिप्लेस कर देगा? तो अभी फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खतरा बना हुआ है। इससे संबंधित बच्चों को जानकारी देनी चाहिए, और इससे संबंधित जो भी स्किल आने वाली है उनको भी लोगों को यानी युवाओं को जानकारी उसके बारे में देनी चाहिए। नहीं तो आने वाले भविष्य में AI क्या करेगा, आपके सभी रोजगार को छीन लेगा, आपके सभी काम को छीन लेगा। बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है भविष्य में। इसको लेके विश्व लेवल पे एक मीटिंग भी हुई थी न्यूयॉर्क में। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि AI कैसे हमारे लिए खतरा बन सकता है, उस पर एक
मीटिंग हुई थी बाकायदे न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका, भारत का पहला AI स्कूल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, यहाँ पे केरल की लोकेशन भी आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये पूरा सुंदर भारत है अपना, और यहाँ पे दिखेगा आपको केरल की लोकेशन। ठीक है, आगे चलें। तो ये भाई साहब हैं, अभी फ़िलहाल नहीं है इस दुनिया में, इनको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। इनका नाम था CR राव। ठीक है, इनका नाम था CR राव, और ये एक फेमस गणितज्ञ थे। ठीक है, ये एक फेमस क्या थे? गणितज्ञ, यानी कि कह सकते हैं मैथमेटिशियन थे ये फेमस। ठीक है, इनको इंटरनेशनल प्राइज, इनको स्टैटिक्स में इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ये पहले इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में ये अमेरिका के जाके नागरिकता ले लिए थे, यानी कि एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकी नागरिक हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इनका नाम है CR राव, और ये एक गणितज्ञ थे। ठीक है, इनका निधन हो चुका है। अगर आपसे पूछता है कि CSIR प्रीमा ET11, ठीक है, CSIR प्रीमा ET11 क्या है? तो आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे कि ये चुन्नू बाबू टाइप का है, यानी कि छोटा बहुत इसको बनाया गया है साइज में भी। और यह क्या है? पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। ठीक है, CSIR प्रीमा ET11 पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहाना उत्सव शुरू किया गया है? ठीक है, उत्सव योजना शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब उत्तराखंड सरकार द्वारा। और यह पुष्कर धामी साहब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, और उन्होंने रक्षाबंधन से पहले वहाँ की जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, उनको एक तोहफा के तौर पे, भाई बन के एक तोहफा के तौर पे ये योजना शुरू किए हैं। और इस योजना में ये बताया जा रहा है कि जो भी उत्तराखंड की लोकेशन यहाँ पे आपको दे सकते हैं, जिसकी राजधानी है देहरादून। जो भी उत्तराखंड में महिला समूह हैं, ठीक है, जो महिला समूह है उत्तराखंड में, उनके द्वारा जो भी रोजगार किया जा रहा है, जो भी हस्तशिल्प बनाया जा रहा है, जो भी कलाकारी उनके द्वारा की जा रही है, अब रक्षाबंधन से पहले ये योजना इसलिए स्टार्ट कर दी गई है। अब क्या किया जाएगा, ब्लॉक लेवल पे उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा कि आप अपने शिल्प कला का, ठीक है, अपने हस्तशिल्प कला का यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने वस्तुओं का यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। हम एक बड़ा बाजार आपको अवेलेबल कराएंगे, ऐसा पुष्कर धामी साहब कहे हैं, और ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये योजना चलाए हैं मुख्यमंत्री सशक्त बहाना उत्सव योजना। ठीक है, तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पे एक न्यूज़ बता देता हूँ। सा कैरी रिचर्डसन का नाम आपने अभी हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा। सा कैरी रिचर्डसन, ये USA की हैं। ठीक है, महिला हैं, ये USA की हैं, और इन्होंने 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर रेस को 10.65 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनको टोक्यो में बैन कर दिया जाएगा, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इनको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? क्योंकि इन्होंने कैनाबिस नामक एक ड्रग लिया था। ठीक है, कैनाबिस नामक एक ड्रग लिया था, जिसके कारण उनको टोक्यो ओलंपिक में बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी ये विश्व चैंपियनशिप जो हो रही थी रेसिंग वाली, उसमें शामिल हुई थी, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दी है रेसिंग के मामले में। ठीक है, ये एक दाविका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये USA की हैं, ये अभी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनका नाम है सा कैरी रिचर्डसन। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, अभी हाल ही में कहाँ पर 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में अभी हाल ही में 33 खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन और केंद्रों का उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी, जो 12वीं पास स्टूडेंट हैं, जो डिप्लोमा धारक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो ITI किए हैं या जो हायर डिग्री लिए हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है, जो भी पात्र स्टूडेंट पाए जाएंगे, यानी जो भी इस योजना में क्वालिफाई करेंगे या पात्रता ग्रहण करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, प्रतिमाह 10,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। यानी कि उनको एक स्किल सिखाई जाएगी, और साथ ही साथ उस स्किल के साथ ही साथ 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आइए काम सीखिए और कमाइए भी। ठीक है, तो वही है, काम सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। ओके, और मध्य प्रदेश की लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यही मध्य प्रदेश की लोकेशन, जिसकी राजधानी है भोपाल। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट अफेयर में इतना ही। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आज और मिलते हैं आने वाले वीडियो में। प्लीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद।